हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के स्टूडियो अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 6 जो सोशल स्टडीज है यानी सामाजिक अध्ययन है। उसमें गाइज जो 3 बुक रहती है क्लास 6 के अंदर, उसमें फर्स्ट रहती है हमारे अतीत और सेकंड रहती है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और गाइज थर्ड रहती है, थर्ड कौन सी रहती है मैं आपको बताते हैं, पृथ्वी हमारा आवास। तो गाइज जिसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ये सेकंड नंबर की बुक है, इसको आज पूरी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं गाइज। और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है क्लास 6 के जो बुक है ना गाइज, उसके सिर्फ अपन इंपॉर्टेंट नोट्स ही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं वही पढ़ेंगे गाइज। अपन फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है या जो इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में जहाँ से पूछती है यूपीएससी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वही क्वेश्चन पढ़ने वाले गाइज अपन। और गाइज मैं आज ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और गाइज क्लास 6 से स्टार्ट करूँगा और 10th तक पूरी क्लासों के मैं नोट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइज आपको इस सीरीज को एंड तक देखना है। और गाइज अपन इसमें पूरी बुक करेंगे, जो साइंस की बुक करेंगे, इसमें मतलब सोशल स्टडीज़ की तीनों बुक करेंगे, मतलब हर क्लास की पूरी बुक करेंगे अपन कंप्लीट। इसमें जहाँ से भी अपनी जीके जीएस का पोर्शन बनता है ना वहाँ से पूरा बुक अपन कंप्लीट करेंगे। तो गाइज आज देख लेते हैं मतलब सेकंड नंबर की बुक इसकी, और इसका देख लेते हैं मतलब कितने चैप्टर हैं गाइज इसमें। तो टोटल 9 चैप्टर इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर टोटल 9 चैप्टर है, यहाँ आप देख सकते हो। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से और देख लेते हैं अपन पूरे 9 चैप्टर। तो गाइज फर्स्ट चैप्टर आ चुका है इसमें, और फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं गाइज अपन। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है गाइज इसमें? तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। तो विविधता की समझ फर्स्ट चैप्टर। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है गैर बराबरी। बराबरी किसे कहा जाता है? गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी इसे कहा जाता है। मतलब कुछ लोगों के पास गाइज नई जमीन है, नई पैसे हैं, और नहीं कुछ रोजगार करने का अवसर है, और नई संसाधनों की कमी है, और दूसरी बात बहुत सारे है। दूसरे मतलब गरीबी और अमीरी की विविधता का रूप नहीं होता है जो उनमें, और यही लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी होती है। अब नेक्स्ट आता है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या होती है गाइज? तो जाति व्यवस्था होती है असमानता का एक और उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह का काम करते हैं और किस जाति में पैदा होते हैं। तो जाति व्यवस्था इस आधार पर बांटी गई थी कि वह किस पर, मतलब उसका एक उदाहरण है कि मतलब जो लोग जो काम करते थे उन्हीं के आधार पर उनको मतलब जाति व्यवस्था में विभाजित कर दिया गया था। जो मतलब जिस प्रकार वर्क करते थे उसी के आधार पर जाति व्यवस्था में उनको विभक्त कर दिया था। तो ये भी एक असमानता का प्रतीक था। नेक्स्ट आता है भारत में विविधता। तो भारत में विविधता आता है, भारत में विविधताओं का देश है जहाँ भिन्न त्योहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचे तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल तरीके अलग है। तो गाइस ये सही हो जाएगा बिल्कुल, क्यों भारत में अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, उनका खान पान भी अलग है, और हर जगह पर आप जाओगे अलग अलग स्टेट में तो गाइस उन पर वहाँ पर आपको अपनी जो बोली रहती है, भाषा रहती है, उनको उसमें देखने को विभिन्नता मिलती है। तो ये भारत में विविधता इस प्रकार हो जाएगी। और खान पान लेकिन वर्क एक जैसा करते हैं, और गाइस अपना राष्ट्र भी एक है लेकिन इसमें विविधता काफ़ी है। तो भारत में विविधता इस पर। और विविधता के कारण क्या है भारत में? तो प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व काल अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, और यात्रा के साधन के अभाव में वह रहने लगते थे। इस कारण वह वहाँ की संस्कृति भाषा सीख लेते थे, और अपने पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति में उभरने लगते। तो गाइस जो लोग मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर चल जाते, तो उस समय क्या प्राचीन समय मतलब इतनी संचार व्यवस्था नहीं थी आने जाने की साधन, जिसलिए वहीं पर वो मतलब स्थापित हो जाते, वहीं पर रहने लग जाते थे, और वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति रहती थी उसको सीख लेते थे। और इस वजह से मतलब उनकी जो मेन संस्कृति रहती है उसमें मतलब भिन्नता आ जाती थी। तो ये विविधता के कारण ये प्रमुख है। और नेक्स्ट देख लेते हैं विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण, जैसे जलवायु, मृदा, मानसून, जल मैदान इत्यादि, ये भी महत्वपूर्ण कारक है, और लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व संस्कृति परंपराओं को ढाल लेते थे। तो ये फर्स्ट। और नेहरू की पुस्तक की बात करें, नेहरू की पुस्तक कौन थी? भारत की खोज थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये इनकी पुस्तक थी भारत की खोज। और इससे की बात करते हैं बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं स्वीकार करने की भावना, इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया जाता है। तो गाइस ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनेकता में एकता के विचार नेहरू द्वारा ही दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो गाइस अपन चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अब देख लेते हैं अपन सेकंड चैप्टर। जो सेकंड चैप्टर आता है अपना विविधता एवं भेदभाव।
तो गाइज अपन अगर सीरियल वाइज चलेंगे ना तो अपन अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे चैप्टरों को। तो आपको सीरियल वाइज मैं गाइज एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा जो अपने 9 चैप्टर है वो। तो आपको मतलब कोई बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, और कोई क्लास है तो आपको एक ही क्लास में पूरा मतलब बुक को इसके इंपॉर्टेंट नोट्स सब वही अपन पढ़ने वाले हैं। तो अब सेकंड चैप्टर पढ़ लेते हैं, विविधता एवं भेदभाव। तो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन और क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान की भूगोल व इतिहास का असर पड़ता है। तो गाइस ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, उस पर मतलब भूगोल जो वहाँ का मतलब क्षेत्रफल है और आसपास जलवायु उसका फर्क पड़ता है, ये इतिहास का असर पड़ता है। और इसके बात करें पूर्वाग्रह, इसका अर्थ पूर्ण निर्णय अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मान लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। और इसके बाद देख लेते हैं, कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना लेते हैं जो भेदभाव को जन्म देता है। क्योंकि गाइस अपन किसी के बारे में पहले से ही मतलब पूर्वाग्रह यानी पूर्व धारणा बना लेते हैं कि ये इस प्रकार का है या हुआ, तो उसे मतलब भेदभाव को जन्म देता है। कि अपन किसी को मान लो कोई अजीब आदमी आता है अपने घर पे आता है, तो अपन उसके बारे में पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि क्या पता है कैसा होगा, कुछ अजीब सा होगा, चोर होगा या कुछ होगा, ऐसे समझ लेते हैं। और उससे अपन भेदभाव उत्पन्न हो जाता है कि अपन इसको घर में नहीं बैठना देना चाहिए, ऐसे कर लेता है ना। तो इस वजह से मतलब भेदभाव को जन्म देता है पूर्व धारणा से भी। और इसके बाद देख लेते हैं कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का लड़की में भेदभाव को जन्म देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब समाज की वजह से भी अपन लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। और गाइस ये काफ़ी कुरीति अब चली हुई है अपने समाज में पहले से लड़का और लड़की के मध्य, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब लड़की की बात है, लड़की ऐसी होती है कमज़ोर, कोमल और मृदु स्वभाव की होती है। और लड़के की बात करें तो वे रोते नहीं, कमज़ोर नहीं होते और बहादुर होते हैं, ये मतलब लड़कों के बारे में कहा गया है। और बात करें तो रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम सभी लड़कों को एक छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उन्हें रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण, जब हम धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ बोलते हैं, रूढ़ी बेवकूफ़ बोलते हैं। तो क्या जब सही है। और इनकी बात करें तो रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों के एक ही प्रकार की खांचे में जड़ देती है। भेदभाव तब होता है जब हम लोग पूर्व ग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो गाइस ये भी सही है। और इसके बाद देख लेते हैं, कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो गाइस ये भी सही है, विविधता और समानता आधारित दोनों तरह के भेदभाव का बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है। और विविधता की देख लेते हैं, विविधता क्या है, तो वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। असमानता, यदि वे गरीब है और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है। और इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कैद धार्मिक, जनजातीय समुदाय किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। और दलितों की बात करें, दलित कौन होते हैं, तो इस शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाइज मतलब दलित में वो लोग आते हैं जो मतलब नीचे जाति के समझते हैं, जैसे हरिजन वगैरह ये थे ना, उनको मतलब दलित वर्ग में गिना जाता था। और जो दलित मतलब हरिजन हो गए, चमार हो गए, ये ऐसे जाति के लोग थे उनको दलित वर्ग में गिना जाता था। और वो अपने को खुद ही मतलब दलित के रूप में इस्तेमाल करते थे, उनका मतलब दलित के नाम, वर्ग के नाम से उनको जाना जाता था। और इसका अर्थ दबाया गया, कुचला गया, सरकार ऐसे लोगों अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मतलब अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है सरकार इनको, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में जाति व्यवस्था भेदभाव को जन्म देती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, भारत में मतलब जाति व्यवस्था भेदभाव को जन्म देती है। क्योंकि अपना आज के समय में जो मतलब 21वीं सदी चल रही है, उस समय भी आज भी बहुत सारे लोग फिर भी भेदभाव करते हैं जो गांव वगैरह में जाते हैं। शहरों में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में जाते हैं तो अब भी काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है। और स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। और इसके बाद बात करें तो 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान समानता को लिया गया और इसे कानूनी रूप दिया गया, परंतु आज भी असमानता व्याप्त है। ये गाइस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज समाज में असमानता हो चुका है। अपना सेकंड पार्ट विविधता एवं भेदभाव ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 पर। गाइस ये चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना अपने एग्जाम में पूछने मतलब जहाँ से परिभाषा पूछ लीजिए, विविधता की परिभाषा पूछ लीजिए, इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, क्योंकि पूरा सिर्फ एग्जाम पूछे वही अपने काम आएगा, फालतू पूरा रामायण पढ़ने से क्या मतलब अपने को। तो अब 3rd चैप्टर आता है अपना सरकार क्या है। तो सरकार क्या है ये पढ़ लेते हैं अपन। तो सरकार क्या है गाइस ये पढ़ लेते हैं। इस सरकार का अर्थ देगा सबसे पहले सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र
तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके 3 अंग होते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल सही बात है। और सरकार मतलब क्या होता है, तो ये कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र या राज्यों में निश्चित काल के लिए, जैसे उन्हें भारत में मतलब 5 साल के लिए शासन करता है, तो निश्चित काल के लिए 5 साल के लिए मतलब एक सरकार काम करती है। वो निश्चित समय को मतलब उनके सांसद वगैरह जो रहते हैं उनका प्रमुख प्रधानमंत्री रहता है, ऐसे प्रकार वह सरकार होती है। तो यही है। और इसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये हो जाएंगे। और सरकार के स्तर देख लेते हैं अपन। राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध पूरे देश से होता है, इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार रहती है उसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, राज्य स्तर पर यह सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, यह राज्य सरकार कहलाती है। तो गाइस ये सही हो जाएगा, क्योंकि अपन केंद्र के स्तर पर एक पूरा अपना देश है। अपने देश में टोटल अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 तो राज्य सरकारें हो गई और 8 मतलब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सरकारें हो गई। और बात करें तो अपने उनकी एक को सबसे ऊपर मेन हेड कौन है, वो केंद्र सरकार कौन है, तो जो वर्तमान बीजेपी सरकार है केंद्र में सरकार है, तो वो मतलब केंद्र सरकार हो जाएगी। और 28 राज्य सरकार हो जाएगी। तो इसे राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, केंद्र में जो मतलब पूरे देश की एक होती है वो केंद्र सरकार की होती है। और थर्ड की बात करें तो मतलब जो राज्यों में भी जो स्थानीय स्तर पर यह शहर, यह गाँव शहर के प्रशासन संभालती है, इसे हम पंचायत नगर पालिका के नाम से जानते हैं। तो गाइस जो मतलब शहरी स्तर पर रहती है नगर पालिका, और जो गाँव विलेज रहते हैं ना उनके स्तर पर रहती है पंचायत। तो गाइस इस प्रकार मतलब सरकार के स्तरों को बांटा रखा है, क्योंकि मतलब डायरेक्ट एक जगह से गाइस प्रशासन नहीं संभाला जा सकता, इस वजह से उनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया। केंद्र सरकार से फिर राज्य सरकार पर आती है, फिर राज्य सरकार से नगर पालिका पर आती है, नगर पालिका से फिर पंचायतों पर आ जाता है। इस प्रकार मतलब प्रशासन संभालने में सुविधा हो जाती है। इस वजह से सरकार के स्तरों को इस प्रकार बांटा गया। अब आते हैं सरकार के कार्य देख लें, सरकार क्या क्या कार्य करती है। सरकार कार्यों में आता है, सरकार को बहुत सारी कार्यों का संचालन करना पड़ता है। छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यहाँ हम आपको सरकार कुछ महत्वपूर्ण कार्य बता रहे हैं। तो क्या फर्स्ट कार्य आता है, कानून बनाना तथा निर्णय लेना, शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना और राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना और जन कल्याण कार्य इत्यादि, ये सभी सरकार के कार्य होते हैं। और सरकार कौन होती है, तो वो जनता द्वारा ही चुन के जाती है। जहाँ पर लोकतंत्र रहता है वहाँ से जनता द्वारा चुनी जाती है सरकार। और हर 5 साल में उनका वोट द्वारा, मतदान द्वारा मतलब यह चुनी जाती सरकार, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सरकार की बात करें तो सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है, और सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बात आता है सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की रहती है गाइस, तो ये देख लेते हैं अपन। तो सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वह सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार है, लेकिन हम आपको 2 मुख्य सरकारों के बारे में बताते हैं। तो गाइस 2 मुख्य सरकार कौन कौन सी है, तो फर्स्ट आती है लोकतांत्रिक सरकार, जो अपने इंडिया में भी है। और इसके बात करें तो इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और गाइस सेकंड आता है राजतंत्र प्रकार की सरकार आती है सेकंड। तो वो इसके बात करें, इस प्रकार सरकार के अंदर निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता। इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो इंग्लैंड में भी राजतंत्र है और अपने इंडिया में पहुंचा तो वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है। तो ये आपको ध्यान रखना, वहाँ पे राजा रानी के पास रहती है, जो मुख्य पावर रहती है वो राजा रानी के पास रहती है। और उसकी बात करें भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि वोट के माध्यम से चुनते हैं। मतलब जो केंद्र सरकार रहती है उनको मतलब सरकार रहती है इनका, उनके प्रतिनिधि जो भी अपने ऊपर मतलब कानून वगैरह बनाते हैं, संसद के अंदर बैठते हैं, उनको जनता के द्वारा ही चुना जाता है। मतलब जनता के द्वारा उनको अगली बार हटा भी सकती है, जब अगर बहुमत खत्म हो जाता है तो उनको हटा भी सकती है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र आता है। फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो आज के समय लोकतांत्रिक सरकार को पराय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। क्योंकि जब केंद्र सरकार का चुनाव होता है तो उसमें अपन मतलब
जो मतलब मेन मुखिया रहता है उसका चुनाव होता है, तो उसमें अपन डायरेक्ट भाग नहीं, जो अपन प्रतिनिधि चुन के वे देते हैं सांसद, फिर सांसद उनको वोट देती है, तो फिर मतलब उनके द्वारा मतलब अपना जो पसंदीदा वो व्यक्ति रहता है, मतलब सांसद रहे छोटे स्तर पर वो उनके चुन को भेज देते हैं अपन, तो वो जिसको वोट देते हैं वही मतलब केंद्र सरकार का प्रमुख बन जाता है। इस प्रकार से प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस बात देख लेते हैं सफरेज मूवमेंट का। इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। मतलब सफरेज मूवमेंट का इसका अर्थ क्या होता है, ये सब पूछा जा सकता है। सफरेज मूवमेंट इसका अर्थ क्या होता है, तो इसको वोट देने का अधिकार होता है। इस बात देख लें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मतदान के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं, तो क्या ये भी आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 1920 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना। और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था, तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो तीसरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, सरकार क्या है। तो गाइज अपन चलते हैं अपन फोर्थ चैप्टर की तरफ। अपना फोर्थ चैप्टर है गाइज लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो गाइज ये अपना फोर्थ नंबर का चैप्टर आ जाता है। अपन इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अपना फोर्थ नंबर का चैप्टर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे और क्या क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। इसमें जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, तब हमारा अर्थ क्या होता है। इस अध्याय में आपको लोकतांत्रिक सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आप एक लोकतांत्रिक सरकार को और सरकार को कैसे परिभाषित कर सकते हो। तो गाइस इसमें देख लेते हैं भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार क्या है, मुख्य लक्षण है, तो भागीदारी होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते। इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे भारत हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और एक सरकार चुनाव जीतकर सरकार बनती है। वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है, तो ये भागीदारी होती है। भागीदारी के अन्य तरीके की बात करें तो अन्य तरीके क्या होते हैं, तो लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई तरीके हैं जिसे के माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं, और जैसे धरना, जुलूस, हड़ताल, आक्षेप अभियान और इत्यादि। ये दिखाई जा अपन मतलब जो सरकार चुन के भेजते हैं वो अपने ढंग से काम मतलब अपने अनुसार या अपने पक्ष में काम नहीं करते, तो अपन उसके विरोध में काम करती है या भागीदारी लेके उनका विरोध कर सकते हैं। जैसे धरना देके, जुलूस, हड़ताल करके, हस्तक्षेप अभियान करके इस प्रकार उनका विरोध कर सकते हैं, मतलब भागीदारी ले सकते हैं अपन सरकार के कार्यों में। और बात करें तो आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं और उन मुद्दों सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भारत में अनेकों बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस प्रकार मुद्दों को उठाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। और विवादों का समाधान की बात करें तो विवादों समाधान तब उभरते हैं जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, और कई बार भेदभाव की दशा में भी कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं। जैसे धार्मिक जुलूस और उत्सव विवाद का विषय, नदी जल विवाद, ये सभी मूल विवादों का समाधान भी सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार सबसे महत्वपूर्ण विचार है समानता। इसीलिए भारत के संविधान में समानता जैसे अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया और इस सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद देख लेते हैं लोकतांत्रिक सरकार एक महत्वपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार होता है। इस अलावा सरकार अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर रोक जैसे कानून निर्माण करती है, तथा सरकार विवादों का समाधान संवैधानिक कानून के आधार पर ही होता है। मतलब जो कानून अपना संविधान लिखा हो उनके आधार पर सरकार काम करती है, ना कि कोई अपने मतलब वैसे मतलब किसी प्रकार के अपने खुद की मर्जी से वो काम नहीं करती है। मतलब अपने जो संविधान लिख रखा है जिसने अपने भारतीय लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है उसके आधार पर वो काम करती है, उनके आधार पर ही जो मतलब विवाद रहते हैं उनका सुलझाव करती है। तो गाइज ये अपना 4th नंबर का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, जिसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब चलते हैं अपन 5th नंबर के चैप्टर की तरफ। तो अपना 5th नंबर का चैप्टर है पंचायत राज। पंचायत राज क्या होता है गाइज, इसमें ये जानेंगे अपन। तो इस पे आ चुके हैं अपन 5th नंबर के चैप्टर पर, और इसको पढ़ लेते हैं अपन पंचायती राज। तो भाई पंचायत राज में क्या आता है, सबसे पहले ग्राम सभा आता है। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति
वयस्क की सभा होती है। इस सभा में एक गांव या अधिक गांव भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। तो गाइस ग्राम सभा सदस्य किस प्रकार बन सकते हैं, यहाँ पे मतलब ये आप बता रहे, मतलब जिसकी उम्र 18, वही इस ग्राम सभा एक गाँव से अधिक भी हो सकते हैं। और इसकी बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो और उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका गाँव मतदाता सूची में वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। तो ये ग्राम सभा हो गई है। अब देख लेते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है, तो गाइस एक ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे क्षेत्र में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। और पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। जिस प्रकार का है अपन केंद्र में सरकार होती है, उसी प्रकार पर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष का होता है। और ग्राम पंचायत जो मुखिया रहता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सरपंच कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट होता है सचिव। सचिव की बात करें तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। यह ग्राम सभा में ग्राम पंचायत दोनों का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता, सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। मतलब जो सचिव रहता है इनका, इसका चुनाव नहीं होता, ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो मतलब अपने राज्य में सरकार रहती है ना, उसके द्वारा मतलब नियुक्त किया जाता है। और इसका कार्य ग्राम सभा ग्राम पंचायती बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ उनका रिकॉर्ड रखना इसका कार्य होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद देख लेते हैं ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। तो गाइस ग्राम पंचायत कार्य होते हैं सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण, रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गाँव के लोगों को रोजगार देने, संबंधित सरकारी योजना लागू करना, ये सभी ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। अब आता है ग्राम पंचायत की आमदनी की स्रोत। ग्राम पंचायत की आमदनी किस प्रकार होती है गाइस, तो ये देख लेते हैं अपन। घरों एवं बाजारों में पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आते हैं, समुदाय काम के लिए मिलने वाला दान, ये सभी मतलब ग्राम पंचायत आमदनी के स्रोत होते हैं। फिर आती है समितियाँ। समितियाँ क्या होती है, तो ग्राम सभा काम करने के लिए समितियाँ बनाती हैं। कुछ राज्यों में है इसका सदस्य होते हैं कुछ ग्राम सभा सदस्य और कुछ पंचायत के सदस्य। उदाहरण निर्माण समिति होती है, मतलब इस प्रकार की समितियाँ होती है। और ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत क्या होती है, तो और गाइस मतलब सबसे बड़ी होती है जो पंचायत रहती है उसमें। तो जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है, जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से पंचायतों आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था भी करती है। तो गाइस ये जिला पंचायत हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे अपना 5th नंबर का अब चैप्टर जो पंचायत राज था ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपन 6 नंबर के चैप्टर पर। और अपना 6 नंबर का चैप्टर आता है गांव का प्रशासन। तो क्या गांव का प्रशासन अपन देख लेते हैं। गांव का प्रशासन में क्या क्या आता है, तो इसका गांव का प्रशासन के अंतर्गत आता है अपना सबसे पहले आती है पुलिस। पुलिस क्या होती है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है। यह सरकार द्वारा अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है तथा शांति बनाए रखने का कार्य करता है। तो यह पुलिस हो जाएगी। फिर आता है पटवारी। पटवारी क्या करता है, तो यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। इसका कार्य जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, और इसके अलग अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि। इसके अधिकार में कुछ गांव आते हैं। मतलब क्या है, एक पंचायत में एक पटवारी रहता है। ये आपको ध्यान रखिए। एक पंचायत में 4 से 5 गांव आते हैं। मतलब मैक्सिमम गाय जो बड़ा आबादी का क्षेत्र रहता है या ज़्यादा क्षेत्रफल रहता है तो उसमें मतलब 1-2 गांव भी आ जाते हैं। लेकिन जो इसमें 4 से 5 और 10 से 11 गांव भी आ जाते हैं पटवारी का, मतलब एक पंचायत के अंतर्गत। एक पंचायत में एक ही पटवारी रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है खसरा रजिस्टर का विवरण। मतलब पटवारी का कार्य रहता है गाय जी खसरा रजिस्टर का विवरण रखना। और इसमें आता है जरीब। जरीब क्या होती है, पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर होती है, तो जिसे जरीब कहा जाता है। जो गाय मतलब खेतों की नाप जोख करते हैं ना, वो जरीब के माध्यम से करते हैं, पटवारी रहते हैं वो, तो उसे मतलब जरीब कहा जाता है। और ये लोहे की जंजीर रहती है, मतलब साकल की तरह रहती है जिसे मतलब खेतों की नाप जोख की जाती है और फिर उनको मतलब डिवाइड किया जाता है बीघा वगैरह में उनमें। फिर आता है पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है और अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसलों का रिकॉर्ड सरकार को देता है। तो गाइस ये भी आपको ध्यान रखना। मतलब पटवारी क्या कर रहता है, किसानों से भूमि कर लेता है, मतलब टैक्स लेता है और जो फसल उगाई जाती है उसका रिकॉर्ड रखता है और उसको सरकार को भेजता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है तहसीलदार। मतलब पटवारी से ऊपर का जो पदाधिकारी रहता है वो तहसीलदार आता है। और गाइज
इसका क्या काम रहता है, तो पटवारी काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है और तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुनाए जाते हैं। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड से नकल मिलेगा। यह भी कौन सुनिश्चित करता है, यह तहसीलदार करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसे बताता है हिंदू अधिनियम धारा 2005। यह कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था तथा उस जमीन को बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में कानून में बदलाव किया गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। तो इसके अधिनियम के गाइज जो अधिनियम है हिंदू अधिनियम 2005, इसके अनुसार मतलब उसके बेटों पहले मतलब सिर्फ बेटों को उनकी जमीन दी जाती थी गाइज, और अब इसके माध्यम से क्या उनके मतलब बेटियां तो बेटियों को बराबर का हिस्सा, मतलब जो अगर मान लो एक परिवार है उसमें पिताजी है, उसके पास मतलब 5 बीघा जमीन है, उसके पास मतलब पिताजी के सही तो उसमें मतलब उसके 4 तो बेटा बेटी 2 बेटियां हैं और 2 मतलब बेटे हैं, उसके पास 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, मतलब 2 लड़के 2 लड़कियां उसके, और मान लो टोटल 6 मेंबर का है जो सॉरी गाइज मैं 1 मिनट दोबारा से आपको समझाता हूँ। एक फैमिली का है उसमें मतलब एक तो गए गाइज ये मदर हो गए, ये फादर हो गया, उसके मतलब इन दोनों के मतलब कितने 4 मतलब 2 डॉटर और 2 मतलब सन है उन दोनों की, मतलब 2 पुत्र और 2 पुत्रियां है ना, ठीक है। तो अब इनके पास टोटल कितनी ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है। तो पहले क्या होता था गाइस, तो ये मतलब टोटल है ना, ये बेटियाँ रहती थी ना, इनकी बेटियों को नहीं मिलती थी, ये मतलब पुत्रों को मिल जाती थी सारी, मतलब टोटल 5 बीघा तो 5 बीघा ये दोनों भाइयों को मिलती थी, ना कि बेटियों को। अब क्या 2005 का इन 2 अधिनियम धारा 2005 आई ना, इसके द्वारा क्या कहा गया है कि इसमें अगर 5 बीघा ज़मीन है ना, तो ये मतलब अगर मान लो पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं इनके, तो उनके बाद क्या होएगा, इस ज़मीन का पूरा हिस्सा ना मतलब 1 बीघा माता के, 1 बीघा एक बीघा इन दोनों बेटियों के, और 1 बीघा पूरे मतलब भाइयों में और बहनों में और माता के, तो सारों के नाम होगी ये, ना कि अकेले बेटों के। या फिर मतलब चाहे ना तो ये मतलब बहनें चाहे ना तो ये अपने भाइयों को इनको नाम कर सकती है, लेकिन अगर ये अचानक मान लो वसीयत नहीं लिखे गए हैं और ये नाम करके नहीं गए किसी के, तो ये सभी के नाम हो जाती है ऑटोमेटिक। ये हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार कहा गया है। तो गाइस ये अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 का नाम है अपना नगर प्रशासन। नगर प्रशासन देख लेते हैं, नगर प्रशासन किस प्रकार काम करता है। तो नगर प्रशासन की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है नगर निगम। तो नगर निगम क्या होता है, तो नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण हैं, परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन का कर आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज़्यादा हो वहाँ पर ये बनाए मतलब पाए जाते हैं। मतलब नगर निगम कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ से मतलब जहाँ जिन शहरों की जनसंख्या मतलब 5 लाख से ज़्यादा होती है ना गाइज, जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा होती है, वहाँ पर नगर निगम बनाए जाते हैं। इससे कम जनसंख्या पर ये नहीं बनाए जाते। नगर निगम के ऊपर आती है गाइज नगर पालिका। नगर पालिका का क्या काम रहता है, यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। शहर कस्बे गाँव या उनमें से छोटे समूह पर के रूप में होती है। इसके बात करें तो ये नगर पालिका भारत में मुख्य रूप शहर के रूप में जाना जाता है। मतलब जहाँ पर शहर रहता है ना वहाँ पर नगर पालिका पाई जाती है, और गांव में क्या पाई जाती है, वहाँ पर पंचायत पाई जाती है। आपको ध्यान रहे। इसकी बात करें नगर पालिका कितने मतलब नगर पालिका जहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र गिना जाता है उस पर कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो वहाँ पर जनसंख्या मतलब 20,000 से अधिक होती है, किंतु ये महानगर नहीं होता है। मतलब 20,000 से अधिक होनी चाहिए जनसंख्या नगर पालिका बनाने के लिए। इसके बाद आता है नगर पंचायत। ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसे नगर पंचायत मतलब नगर पंचायत परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आते हैं पार्षद। जो नगर पालिका रहता है ना उसका अध्यक्ष रहता है, उसे मतलब पार्षद के रूप में जाना जाता है। और नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग बांटों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती है। यह नगर निगम के सदस्यों को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर ही होता है। मतलब जो नगर निगम रहता है उनका उसके सदस्यों को पार्षद बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका चुनाव आम निर्वाचन के द्वारा ही होता है, मतलब लोगों द्वारा ही होता है। इसके बाद आता है और इसके लिए चुनाव की योग्यता क्या है, मतलब न्यूनतम 21 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। और मेयर के लिए आयु मतलब जो नगर निगम का मेयर रहता है ना उसके लिए, पार्षद के लिए तो 21 वर्ष और मेयर के लिए 30 वर्ष आयु होना आवश्यक है। और तीसरे स्तर का गठन वर्ष 5 वर्ष के लिए होता है और भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। मान लो नगर निगम का चुनाव भंग हो जाता है तो उससे मतलब दोबारा 6 माह के अंतर्गत उसका दोबारा चुनाव आवश्यक होता है। वैसे 5 साल के लिए इनके मतलब चुनाव होता है। 5 साल तक मतलब उनको अगर बहुमत बना रहता है तो ये मतलब उनके पद पर बने रहते हैं। और ऐसे
50 जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण भी इनको दिया जाता है, महिलाओं को 33%, और SC/ST के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है और महिलाओं को 33% न्यूनतम आरक्षण भी दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और OBC की बात करें तो OBC राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं। मतलब अध्यक्ष का चुनाव रहता है ना, जो तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है, और उपाध्यक्ष कौन चुनता है तो उसके सदस्य चुनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपना हो चुका नगर प्रशासन वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका, चैप्टर नंबर 7। अपने 2 चैप्टर और बचे गाइस, अपन ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका किस प्रकार होती है, अपना चैप्टर नंबर 8 है, ये भी देख लेते हैं अपन। तो इसमें आता है अपना ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका किस प्रकार होती है। तो गाइस जिसमें होते हैं हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेती और मजदूर है, और कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड पॉइंट आता है अपना भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवार खेती हर मजदूर के हैं, और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। थर्ड पॉइंट आता है कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना इत्यादि। मतलब बड़े मतलब गाँव के अंतर्गत मतलब आजीविका इस प्रकार की जाती है। मतलब किसान अब बेचारे मतलब जिनके पास जमीन है वो मतलब दूसरे के खेतों पर मतलब मजदूरी करके फिर ऐसा काम अपना जीवन पालन करते हैं, और जो मतलब पैसे वाले हैं वो मतलब दुकान वगैरह चलाते हैं और ब्याजों पर छोटे पैसे देते हैं, और वो छोटी छोटी मतलब फैक्ट्रियाँ भी चलाना शुरू कर दिया, मतलब जिसके पास काम धंधा नहीं है वो। और इसके उनकी बात करें तो थर्ड पॉइंट आता है कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे शुरू कर दिए, जैसे दुकान चला, मतलब बड़े किसान हैं कई उन्होंने शुरू कर दिए। और की बात करें भारत 80% के साथ यही हालत है, मतलब 80% किसान है ना अपने भारत देश के, उनकी यही हालत है। केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, बाकी 80% किसान का छोटे किसान ही है। और फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो 4 नंबर का पॉइंट आता है मध्य भारत के कुछ गाँवों में खेती और जंगल के ऊपर दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। फर्स्ट आता है महुआ, बीनने, तेंदुए के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। मतलब जो मध्य भारत के कुछ गाँव है वहाँ पर मतलब गाय जहाँ पर जंगल वगैरह है वहाँ पर इस प्रकार काम हो सकता है, नहीं हर जगह तो हो नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो इधर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर टोटल मतलब थार का रेगिस्तान है, तो वहाँ पर तो ऐसे मतलब काम बिल्कुल संभव नहीं है। तो गाय जहाँ पर जंगल वगैरह अच्छी सुविधा है वहाँ पर इस प्रकार का काम हो सकता है। तो मध्य भारत में जंगल वगैरह सही है। मतलब सबसे ज़्यादा जंगल की बात करें तो कौन से राज्य में भी मतलब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में तो इस प्रकार मध्य भारत में इस प्रकार का वर्क किया जाता है, मतलब गाँव के लोग करते हैं। उसके बाद बात करें सहकारी समिति को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका का कमाने का मुख्य साधन, मतलब कई कई जगह मतलब दूध बेच कर के गाँव के लोग अपना मतलब घर चलाते हैं। और 5वां नंबर पॉइंट आता है समुद्री तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए, क्योंकि और काम नहीं है, क्योंकि समुद्री तट के इलाकों में खेती वगैरह भी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी बाढ़ आती रहती है, इस प्रकार रहता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। 6 नंबर का पॉइंट आता है ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, तो ये सही है। और फसल को अच्छी और इसका लेकर यह प्रकृति पर निर्भर होती है, मतलब फसल अच्छी हो या प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार तूफान आ जाता है, कई बार सूखा पड़ जाता है, कोई भी काम हो जाता है, इस वजह से मतलब प्रकृति पर निर्भर है, फसल अच्छी हो यानी, लेकिन वो बेचारे अपना मतलब कर्म तो करते हैं गाइज अपना मतलब खेती बाड़ी अपना पेट पालने के लिए। इस बात है नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, और गाइज नागालैंड में मतलब समतल भूमि नहीं है, इसलिए वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, मतलब गांव के लोगों द्वारा। ये किस प्रकार की जाती है देख लेते हैं इनको डिटेल में। यहाँ एक गाँव है जिसका नाम है चिंजामी, यह नागालैंड के फेक जिले में है, और इस गाँव में रहने वाले लोग चखे जंग समुदाय के हैं और वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सवार टुकड़ों में बांटा जाता है, मतलब और फिर उन पर खेती की जाती है। चिजामी के लोगों के पास अपने खेत है, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे खेतों में भी काम करते हैं, और वे 6-4 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं और फिर मतलब उसमें खेती करते हैं। तो गाइज अपना मतलब चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका इस प्रकार की जाती है गाइज, ये आपने देख लिया पूरा डिटेल में, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गाइज वो मैंने आपने पढ़े थे। और आज का लास्ट चैप्टर बताया गाइज मैंने एक ही वीडियो में गाइज पूरी और बिना मतलब एक ही वीडियो में पूरा अपनी ये थी मतलब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो
क्लास 6 की मतलब बुक नंबर 2 थी, उसको कवर किए गए। तो अपना लास्ट चैप्टर बचा है शहरी क्षेत्र में आजीविका किस प्रकार करते हैं लोग, ये भी देख लेते हैं। अपना लास्ट चैप्टर बचा है आज का। तो शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आजीविका किस प्रकार की जाती है, तो इसकी बात करें तो भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10,000 मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, क्या वह अपने जीवन कैसे चलना, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं, आइए जानने का प्रयास करें। मतलब भारत में बात करते हैं 5,000, मतलब ये गाइस ये पुराना डाटा है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब 50,000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर बताया गया। मतलब जो पुराना डाटा है ये, मतलब जब ये NCERT बुक है इसमें पुराना डाटा रही, न्यू एडिशन नहीं रहता कि लेटेस्ट अपडेट होता रहे इसमें। मतलब एक ही बुक मतलब गाइज 5 साल 10 साल तक चलती रहती है, इस वजह से मतलब पुराना डाटा है। तो जिस समय ये पब्लिश की गई थी उस समय का डाटा है इसमें बता रखा है कि 5,000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर है। और इसमें बात करें 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं जो मतलब काम करते हैं या उनको नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, तो किस प्रकार रहता है शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार आजीविका करते हैं, वो इसको मतलब डिटेल में जानते हैं अपन। तो इसमें आता है सबसे पहले आता है सड़कों पर काम करना। सड़कों पर काम करने वाले लोगों की बात करते हैं जो मतलब शहरी क्षेत्रों में आजीविका करते हैं ना, उनकी बात करने का अपन। तो सड़कों पर काम करना, तो सड़कों में काम करने की बात आती है तो बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई मोची तरह ठेलों पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले यह लोग स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वह खुद योजना बनाते हैं कि माल खरीदने और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाए, मतलब खुद ही योजना बनाते गाइज। और वहाँ ठेले पर वगैरह मोज वगैरह रहते हैं, वो मतलब घूम फिर के अपना सब्जी वगैरह ऐसे बेचने का काम करते हैं शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत। अहमदाबाद शहर के अक्सर में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। मतलब शहरों में जो काम करते हैं उसमें 12% टोटल गाइज, 12% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे 10 लाख की बात कर रहे हैं, 10 लाख में 12% का मतलब हो गया गाइज 1,20,000 लोग मतलब सड़कों पर काम कर रहे हैं। मतलब 12% लोगों की बात हो गई गाइज ये। इसके बाद देख लेते हैं तथा बड़े बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है तथा पुलिस प्रशासन भी अपनी दुकानें नहीं लगाने देती और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। और बाजार में दुकानों की बात करें तो बड़े बड़े महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती है, जिसमें ज़्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं। यह स्थायी दुकानें होती है। और बड़ी दुकानों की बात करें जो बाजारों में होती है तो उनकी बात करें तो ये बड़े महानगरों में या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती है जिन्हें शोरूम कहते हैं। यह दुकानें बड़ी दुकानें होती है जिसमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं। यह छोटी दुकानों फुटपाथ से महंगी होती है। और इन दुकानों में जो माल आता है यह वहाँ अलग अलग शहरों जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों से आता है। और गाइस जिनमें काफ़ी मतलब महंगा सामान होता है और काफ़ी VIP क्वालिटी का होता है, इसलिए जैसे मतलब गरीब लोग तो इनमें से खरीद ही नहीं सकते। गरीब लोग तो बेचारा फुटपाथ पर सड़कों पर अपना गुजर बसर करते हैं और जो फुटपाथ पर जो दुकानें लगती हैं उनसे ही कपड़े वगैरह खरीदते हैं। जो मॉल वगैरह रहते हैं क्या उनमें बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले रहते हैं वही खरीदारी करते हैं। और इनमें सामानों की बात करते हैं कहाँ से आते हैं तो वो बड़े बड़े शहरों से आता है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। इसके बाद आता है ये दुकानें अपने विज्ञापन पे चलाती है जो अखबारों, टेलीविजन और रेडियो जर्नल में आते हैं। मतलब जो बड़ी दुकान रहती है वही चलाती है ये विज्ञापन वगैरह ये। और इन बड़ी दुकानों को कुछ लोग नौकरियाँ भी करते हैं। इन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। तो गाइस ये भी आपको ध्यान रखना, मतलब जो बड़ी दुकानें उन्हें नगर निगम से लाइसेंस लेना होता है तभी वो बड़ी दुकान चला सकती है। इस बाद आता है लेबर चौक। चाहे लेबर चौक वो रहता है बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूह में खड़े होते हैं, जहां पर लोग उनके काम के बदले मोल भाव कर सके। इस स्थान को लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिस्त्री, भवन बनाने वाले, लेबर ट्रक से सामान उतारने वाले, टेलीफोन की लाइन, पाइपलाइन की खुदाई करने वाले मजदूर से बहुत से मजदूर होते हैं। मतलब जहाँ पर गाइस बहुत सारे मजदूर खड़े रहते हैं ना वहाँ पर लेबर चौक होता है। मतलब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जिनको जिस काम की जरूरत रहती है, मतलब वहाँ पर कारीगर वगैरह जो मिस्त्री वगैरह रहते हैं, पाइप फिटिंग करने वाले, खुदाई करने वाले, छत डालने वाले जितने भी रहते हैं वो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ से फिर मतलब जिनको जरूरत रहती है वो सभी लोग वहाँ से उनको ले जाते हैं अपने काम के हिसाब से, तो उसे लेबर चौक कहा जाता है उस जगह। इसके बाद आती है फैक्ट्री। फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री क्या होती है तो गाइस यहाँ पर बहुत से मजदूर कार्य करते हैं।
तथा फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं जहां पर हजारों लोग नौकरियां करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के मजदूरों का वेतन अधिक अनियमित मजदूरों से ज़्यादा होता है। तो गाइस ये भी आपको ध्यान रखना है। तथा फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले मजदूर सुबह 9 से रात 10 बजे तक काम पूरा करते हैं तथा सप्ताह में 6 दिन करते हैं। रविवार को भी काम पर जाना पड़ता है। अधिक समय तक काम करने के लिए इन मजदूरों को अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। और फैक्ट्रियों में तैयार माल को बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है तथा विदेशों में भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्रियां वर्ष भर कार्य करती रहती है। और दफ्तर की बात करें, दफ्तर में क्या काम होता है, तो दफ्तर की बात करें शहरों महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और इन कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। और इन दफ्तरों में मैनेजर तथा सेल्समैन जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं। मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को कार्य का निर्देश देता है तथा निरीक्षण करता है। सेल्समैन का कार्य होता है दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उन्हें भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने कार्यों को नियंत्रित करती है। इसके बाद आता है इन दफ्तरों में मैनेजर स्थायी कर्मचारी होते हैं। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें नियमित निम्नलिखित फायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत मिलती है जो मैनेजर रहता है उनको। और इनकी बात करें बुढ़ापे के लिए बचत किस प्रकार मिलती है, तो उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत और ब्याज भी मिलता है। नौकरी सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है, मतलब जो जब वो रिटायर हो जाते हैं ना तब उनको मतलब वो पैसा मिल जाता है। और उनकी बात करें तो छुट्टियाँ भी मिलती है जो मैनेजर है। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है और उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। और परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा भी इनको मैनेजरों को दी जाती है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी उन परिवार को जनों को के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी बीमार के दौरान छुट्टी भी मिलती है। और शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वहां लगातार उसी दफ्तर, फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है और उनको हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। तो गाइस जिस प्रकार मैनेजरों की यहाँ पे ड्यूटी होती है। तो गाइस यहाँ पे अपने शहरी क्षेत्रों में आजीविका का भी अपने टोटल 9 चैप्टर जो गाइस अपना था, मतलब अपन ने आज के इस वीडियो में किए गाइस जो अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन ये बुक थी गाइस अपनी जो क्लास 6 के सेकंड नंबर की बुक थी गाइस, पूरी कंप्लीट पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में टोटल 9 चैप्टर पढ़ लिए गाइस अपन ने। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। गाइस यदि वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। और गाइस इस वीडियो पर आपको मतलब 100 लाइक करना। 100 लाइक जैसे कंप्लीट हो जाएंगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट बुक का वीडियो लेकर आपके लिए आ जाऊंगा। तो गाइज आपको जल्दी जल्दी 100 लाइक करना, जल्दी 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ गाइज आप सभी को मैं। 100 लाइक कंप्लीट जैसे ही कर दोगे आप तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट बुक का वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले जैसे ही, ताकि जैसे गाइज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ तो उसमें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।